गर्मी में गरीब सहेली के लिए दहेज लाई दो अमीर सहेलियां। ये लो बाबा, खाना खा लो। बिटिया, आज भी तूने ये सारी खिचड़ी बना दी? बाबा अभी आपकी तबीयत खराब है, जब आप ठीक हो जाओगे तब मैं आपकी मनपसंद की चीजें बनाऊंगी। इतना कहकर शिवानी डब्बे से दवाई निकालने लगी कि तभी, अरे ये क्या बाबा, आपकी दवाइयां तो खत्म हो गई हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं। कैसे बताता बिटिया, घर में पैसे होंगे तभी तो दवाई आएगी। बाबा इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे नौकरी करने दीजिए, नौकरी करूंगी तो कुछ पैसे तो आएंगे। नहीं बिटिया, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। कुछ दिनों की बात है, जैसे ही ठीक हो जाऊंगा दोबारा काम पर जाना शुरू कर दूंगा। नरेंद्र इतना कहता ही है कि तभी वहां शिवानी की दोनों सहेलियां बबीता और रोशनी आती हैं। अरे बबीता, रोशनी, तुम दोनों यहाँ? हाँ, वो हम अंकल की दवाई लेकर आए थे। अंकल आपकी दवाइयां और साथ में ये जूस भी है। लेकिन बबीता, रोशनी, इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? अगर अंकल टाइम से दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? और भूल मत, हम भी अंकल की बेटी है। रोशनी बबीता की बात सुन शिवानी उनके गले लग जाती है, जिसके बाद अब शिवानी गाड़ी में बैठ अपनी दोनों सहेलियों के साथ कॉलेज जाती है। लो आ गई दोनों मैडम अपनी असिस्टेंट शिवानी के साथ। रूबी, तुम्हारी ये ज्यादा बोलने की आदत अभी तक गई नहीं है ना? लगता है लास्ट टाइम की बेइज्जती तुम भूल गई। लेकिन कोई बात नहीं, अगर भूल गई हो तो हम दोबारा करके याद दिला देते हैं, क्यों बबीता? रोशनी और बबीता की बात सुन रूबी का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। रोशनी, बबीता और शिवानी ये तीनों ही बचपन की बहुत अच्छी सहेलियां थी। जहां रोशनी और बबीता अच्छे अमीर परिवार से थीं, वहीं शिवानी एक गरीब परिवार से होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इन तीनों अमीर गरीब सहेलियों में काफी अच्छी दोस्ती होती है। वैसे शिवानी, तेरी फेवरेट आइसक्रीम तो अब हमारी भी फेवरेट आइसक्रीम बन चुकी है। और वैसे भी गर्मी के मौसम में तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। यार तुम दोनों तो मेरा कितना ख्याल रखती हो, हमेशा मुझे मेरी मनपसंद की चीजें खिलाते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें एक आइसक्रीम तक नहीं दिला सकती। तो क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि हमें कौन खिलाता है, बल्कि ये जरूरी है कि हम किसके साथ खाते हैं। पैसे चाहे किसी के भी हो, प्यार तो हम तीनों का है ना। रोशनी की बात सुन शिवानी मुस्कुरा देती है, जिसके बाद अब तीनों सहेलियां आइसक्रीम खाते हुए गर्मी एंजॉय करती हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शिवानी रोज की तरह कॉलेज से घर आती है और अपने सो रहे बाबा को उठाती है। बाबा, आप अभी तक सो रहे हैं? उठिए बाबा। बाबा उठिए ना, कब तक सोएंगे? हे भगवान, बाबा उठ क्यों नहीं रहे हैं? बाबा, बाबा उठिए बाबा, क्या हुआ आपको? अपने बाबा को ना उठता देख शिवानी काफी डर जाती है और जाकर जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाती है, जहां डॉक्टर के चेकअप करने के कुछ देर बाद नरेंद्र को होश आ जाता है। बाबा आप ठीक तो है ना? डॉक्टर कह रहे थे कि आप सोते सोते ही बेहोश हो गए थे। बाबा आपकी तबीयत तो खराब होती जा रही है। बिटिया, अब मेरी उम्र हो गई है, ये सब तो होता ही रहेगा। लेकिन तू रो क्यों रही है? बाबा अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगी ना। इसलिए बेटा मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी मैं तेरे हाथ पीले होते हुए देख लूं। अगर कल को मैं मर गया तो तेरा क्या होगा? अगर तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं रहेगी कि मेरे जाने के बाद मेरी बिटिया कैसे रहेगी। बिटिया, अपने बाबा के लिए शादी के लिए हाँ कर दे। अपने बाबा की हालत देख शिवानी शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद नरेंद्र जल्दी ही अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे परिवार में तय कर देता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। क्या हुआ बाबा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ बिटिया, तेरी दहेज की फिक्र हो रही है। क्या? दहेज की? सालों तक मेहनत करने के बाद भी मैं तेरी शादी के लिए थोड़े बहुत पैसे भी नहीं जोड़ पाया। न जाने कैसे तेरी शादी होगी, कहाँ से लाऊंगा मेरे तेरी शादी के लिए दहेज। अपने पिता नरेंद्र के मुंह से अपने दहेज की बात सुन अब शिवानी भी काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। पता है गाइस, इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत टेस्टी है। मैं तो पनीर टिक्का ऑर्डर कर रही हूँ, तुम दोनों भी अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर कर दो। मैं अभी पनीर टिक्का ही खाऊंगी। और शिवानी तू क्या खाएगी? शिवानी, हम तुझसे पूछ रहे हैं, कहाँ खो गई? कहीं नहीं, वो मुझे कुछ काम याद आ गया है, तो तुम लोग खा लो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। इतना कहकर शिवानी चली जाती है। शिवानी का ऐसा बर्ताव देख रोशनी बबीता को काफी अजीब लगता है। शिवानी जैसे ही घर पहुंचती है, अरे बाबा, ये पेपर किस चीज के हैं? बिटिया, ये इस घर के कागज हैं। इन्हें मैं सेठ गिरधारी लाल के पास गिरवी रख दूंगा और जो भी पैसे मिलेंगे
उससे धूमधाम से तेरी शादी और दहेज का इंतजाम करूंगा। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस घर के अलावा हमारे पास है क्या? मैं तो शादी करके अपने ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन आपका क्या? शिवानी बिटिया, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं जैसे तैसे करके कर्ज चुका लूंगा, लेकिन तेरी शादी में दहेज में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। अपने पिता के मुंह से दहेज की बात सुन शिवानी की परेशानी और ज्यादा बढ़ने लगी थी, जिसके चलते शिवानी अब बबीता रोशनी से भी ठीक तरीके से बात ही करती थी और उन्हें नजरअंदाज कर अपने परेशानी में ही खोई रहती थी। शिवानी, 1 हफ्ता हो गया तूने हमसे ठीक से बात तक नहीं की है। बता ना तुझे क्या प्रॉब्लम है, हम तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। तुम मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दे सकते हो। तुम दोनों तो जानते हो कि मेरा रिश्ता तय हो गया है, लेकिन ससुराल वालों ने बाबा से दहेज की मांग की है। दहेज के लिए बाबा घर गिरवी रख रहे हैं। मैं तो ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद बाबा कैसे घर का कर्जा उतारेंगे? इतना कहकर शिवानी वहां से चली जाती है। शिवानी इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रही है और हमें इस बात की भनक तक नहीं। लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। बबीता और रोशनी एक आइडिया सोचते हैं और अगले दिन शिवानी के घर पहुंचते हैं। भाई साहब, ये यहाँ रख दीजिए और हाँ, उस बॉक्स को संभाल के लाना, टीवी है। रोशनी, बबीता, तुम दोनों यहाँ, और ये लोग कौन हैं? इन बॉक्स के अंदर क्या है बेटा? अंकल, आपको शिवानी के दहेज की फिक्र थी ना, लेकिन अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हम दहेज का सारा सामान लेकर आए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बेड, एसी, कूलर, अलमारी, सब। और सबसे खास बात, शिवानी का ब्राइडल लहंगा। इस ब्राइडल लहंगे में तो हमारी शिवानी किसी परी से कम नहीं लगेगी। अंकल, अब आपको दहेज के लिए अपना घर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रोशनी, बबीता, इन सब की क्या जरूरत थी? क्या मैंने तुम लोगों से ये सब मांगा था? नहीं शिवानी, तूने हमसे ये नहीं मांगा था, लेकिन हमने तुझसे कहा था ना कि हम हमेशा तेरी हर परेशानी में तेरा साथ देंगे, तो इस परेशानी में कैसे नहीं देते? अब तुझे दहेज के लिए और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी और चीज की जरूरत होगी तो हम वो भी करेंगे। हमने तो तेरी शादी के लिए एक अच्छा सा बैंक्वेट हॉल भी बुक कर दिया है। गर्मी में किसी को भी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रोशनी, बबीता, मैं इसलिए परेशान नहीं थी कि हम लोग दहेज का इंतजाम कैसे करेंगे, बल्कि मैं इसलिए परेशान थी कि मेरी शादी एक ऐसे घर में होने जा रही है जो दहेज की मांग कर रहे हैं। अगर कल को तुम्हारा लाया हुआ सारा सामान हमने दे भी दिया तो वो फिर भी आगे चलकर कभी ना कभी कुछ और मांग सकते हैं। फिर मेरे बाबा कहाँ से लाएंगे? इसलिए मैं एक ऐसे घर में शादी कभी नहीं करूंगी जो लोग दहेज के लालची हों। और हमें लगा तू दहेज के सामान के लिए परेशान हो रही है। शिवानी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे घर में तेरी शादी हो ये हम भी नहीं चाहेंगे। इसलिए अब मैं उन लोगों के पास जा रही हूँ। अगर मुझे वो अपनी घर की बहू बनाना चाहते तो उन्हें बिना दहेज लिए ही ये शादी करनी होगी, वरना ये शादी नहीं होगी। इतना कहकर शिवानी अपनी दोनों सहेलियों के साथ अपने ससुराल चली जाती है। शिवानी को देखकर उसकी सास विनीता और होने वाला पति जय दोनों हैरान रह जाते हैं। शिवानी बेटा, तुम यहाँ ऐसे अचानक? सब ठीक है ना? मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। आप लोगों ने जो मेरे बाबा से दहेज की मांग की है वो हम आपको नहीं दे सकते। अगर ये शादी होगी तो बिना दहेज के होगी, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्या? दहेज? लेकिन हमने तो तुम्हारे बाबा से दहेज की बात ही नहीं की थी। क्या? लेकिन फिर बाबा दहेज को लेकर इतने दिनों से परेशान क्यों थे? शिवानी बिटिया, हम जानते हैं दहेज लेना एक कानूनी अपराध है, इसलिए हम इसके खिलाफ है। और रही तुम्हारे बाबा की, तो हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी को उसकी शादी से पहले हर वो चीज ला कर दे जिसकी उसे जरूरत हो। इसलिए तुम्हारे बाबा दहेज के लिए इतना परेशान है। लेकिन फिक्र मत करो, हमें तो बस तुम चाहिए और कुछ नहीं। अपनी सास की बात सुन शिवानी बहुत खुश होती है। वो सारा सामान तो रिटर्न कर देंगे, लेकिन हम इतने प्यार से तुम्हारे लिए जो ब्राइडल लहंगा लाए थे वो तो तुम्हें पहनना ही होगा। रोशनी की बात सुन शिवानी हंसने लगती है। जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज शिवानी की शादी का दिन होता है। शिवानी अपनी दोनों सहेलियों का लाया हुआ ब्राइडल लहंगा पहनती है और उसकी दोनों सहेलियां उसको मिलकर तैयार करती हैं। थोड़ी देर में सारे रीति रिवाज के साथ शिवानी की शादी हो जाती है और अब विदाई का समय होता है। शिवानी, तू फिक्र मत कर, तेरे जाने के बाद हम रोज अंकल से मिलने आए करेंगे। आखिरकार हम भी तो उनकी बेटियां हैं। तुम दोनों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और अब मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरे बाबा का ख्याल रखोगी। मैं तुम दोनों का एहसान कभी नहीं भूल सकती। दोस्ती में कभी एहसान नहीं होता, समझी? अपना ख्याल रखना और हमसे मिलने आती रहना। शिवानी दोनों सहेलियों से गले मिलती है और विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहीं बबीता, रोशनी नरेंद्र का अच्छे से ख्याल रखती हैं और शादी के बाद भी तीनों सहेलियां पहले की तरह ही एक दूसरे से मिला करती हैं।